सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा और उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन भी आया और उसमें नोटिफिकेशन के साथ में एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स है। इसके साथ में हमें ये पता है कि 5 विषय हैं। कितने विषय हैं? 5 विषय हैं, जिसमें से पहला है बाल मनोविज्ञान, हिंदी और 2 विषय है संस्कृत या अंग्रेजी में, इसमें से आपको एक चुनना है। तो तीसरा ये हो गया और चौथा है गणित का और पाँचवा है पर्यावरण अध्ययन का। 5 विषय हैं, सभी को बराबर अंक दिए मतलब प्रश्न अंक दिए गए हैं 30। तो 5 हो गए, 30 मनोविज्ञान का, 30 हिंदी का, 30 इन दोनों में से एक को ले लेते हैं और 30 गणित का, 30 ही पर्यावरण अध्ययन का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस हो गए। कितने अंक के? 150 नंबर के। अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आप अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आप उसमें से कुछ आपके जो सही है उसमें से कट जाएगा, ऐसा तो प्रक्रिया है नहीं। इसके साथ में कैटेगरी जो होती हैं जनरल, जनरल को पास करने के लिए 90 हूँ, 90 नंबर। कितने नंबर? 90 नंबर। तभी आप अगर 90 नंबर लाएंगे तभी जनरल से यूपी टेट में आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82 अंक निर्धारित किए गए। अगर आप 82 अंक ले आ पा रहे हैं 150 में, तो आपको मान लिया जाएगा कि आपने जो ये इसके साथ में होगा क्या कि आप जब कभी भी शिक्षक भर्ती आएगी, अगर आपने यूपी टेट क्लियर कर रखा है, तो आप उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये एक पात्रता परीक्षा है कि नौकरी का एक वो नहीं है कि इसको पास कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं। ये एक पायदान ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया है कि आपको अगर नौकरी पानी है तो जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। मतलब यूपी टेट अगर पास होंगे, प्राथमिक में आई तो प्राथमिक का और जूनियर लेवल की आई तो जूनियर का। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप तो पहली बार फॉर्म ही नहीं भर पाएँगे और दूसरी बार जब फॉर्म नहीं भर पाएँगे तो पेपर में बैठने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। अब आता है कि सभी हैं 5 विषय, 5 विषय हैं, 150 नंबर का सब खेल है, 150 क्वेश्चन है। 90 नंबर मान लेते हैं जनरली सबको लाना है, वैसे तो हमने बता ही दिया सबको कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग, लेकिन मान लीजिए आपको 90 नंबर लाना है। तो सबसे पहले बात मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली बात आप जैसे मनोविज्ञान है इसका सिलेबस उठाइए और क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे बाल मनोविज्ञान पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आता है। कॉन्सेप्ट थोड़े जिसे कहते हैं ना, ये किसी ने कहा है डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन यही चीज़ जब आप केंद्रीय पात्रता परीक्षा में शिक्षक की देखेंगे तो वहाँ पर फैक्ट कम पूछता है। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, उनके आईक्यू लेवल को समझने का प्रयास करता है कि बच्चों के प्रति उनका कैसा व्यवहार रहेगा, उनकी सोच क्या है, वहाँ लेवल कुछ अलग हो जाता है। लेकिन यूपी टेट में क्या होता है कि जैसे कुछ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, जैसे पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, पियाजे और वाइगॉत्स्की, इनके क्या हैं अधिगम संबंधित क्या हैं सिद्धांत हैं। इनसे क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, आपको ध्यान भी रखना है। शिक्षण विधियाँ हैं, उन पर आपको काम करना है। समावेशी शिक्षा, जहाँ पे सभी बच्चों को विभिन्न कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, उनको एक साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं अगर कोई बच्चा दिव्यांग है और कुछ बच्चे उससे अलग हैं, तो उन्हें आप अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दिव्यांग वाले को अलग दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों में ही मनमुटाव होने लगता है। इससे जो आपकी शिक्षण अधिगम कराने की विधि है, वो सकारात्मक नहीं रहेगी और बच्चे उतना अच्छे से नहीं सीख पाएँ। समावेशी का मतलब है सबको लेकर के चलो और किसी को ऐसा ना महसूस हो कि वो हमारे शिक्षक हमारे प्रति अच्छा नहीं कर रहा है, कि ऐसे हमको नहीं समझा रहा है। तो बाल मनोविज्ञान में कुछ फैक्ट ज़्यादा रहते हैं यूपी टेट में, मतलब ये चीज़ किसने कही है, क्वेश्चन डायरेक्ट। तो ऐसी चीज़ों पर आपको सिलेबस उठाइए और उस पर काम करिए, तभी आप इसमें अच्छा कर पाएँगे। इसके बाद में आता है हिंदी। हिंदी में एक अपठित अनुच्छेद रहता है, मान लीजिए कोई भी रहेगा तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे उस जो भी अपठित गद्यांश आया है, उससे
आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में उसको जो भी प्रश्न पूछा है उसके अनुसार उत्तर देने पड़ेंगे। इसके बाद में आती है हिंदी की व्याकरण। हिंदी की व्याकरण में वर्णमाला से लेकर शब्द, संधि, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्तियाँ, संधियाँ, वाच्य, लेखक और कवियों के संबंधित जो उनकी रचनाएँ हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के तहत। उम्मीद करते हैं कि हिंदी भारत की क्या है, अपनी मातृभाषा भी है और राजभाषा भी है। तो जनरली यहाँ से जो एवरेज बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 30 में 20 प्लस तो लाने की सबकी संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये आम बोलचाल में हम लोग प्रयुक्त करते हैं, कहीं भी ग्रामर से भी चीज़ें हैं, तो अगर किसी ने थोड़ा-सा भी बस समझ के क्वेश्चन करे तो वो कर लेता है। अब बात आती है संस्कृत और अंग्रेजी में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। इसमें भी क्या होता है, हर चीज़ व्याकरण या ग्रामर का ही है। जो चीज़ आप नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी है यहाँ से आपको मिलेगा, कुछ सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी से, संस्कृत में भी जो इसकी ग्रामर होती है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी 30 नंबर का खेल है, इसमें जो भी अच्छा कर ले। इसके बाद आते हैं गणित। क्या आते हैं? गणित। गणित में क्या है कि इसमें जैसे परिमेय संख्याएं, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एक नियम क्या होता है, प्रतिशत से संबंधित, लाभ, हानि, परिमाप, कैलेंडर, वॉल्यूम, एरिया, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ अध्यापन में मान लीजिए शिक्षक की किसी बच्चे को गणित सिखाने की प्रक्रिया में कैसा बिहेव करना चाहिए, ऐसी बातें भी पूछी जाती हैं। ये सभी पाँचों सब्जेक्ट में कॉमन रहती हैं कि बच्चे को सिखाने की या अधिगम की प्रक्रिया में एक शिक्षक को कितना बेहतर हो सके कि बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें, उन्हें ना कोई परेशानी हो और उनके अनुकूल हो। ये नहीं आप कड़ा रवैया अपना करके कमरे का माहौल एकदम सख्त करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया भी आपके लिए अच्छी नहीं हो। ये चीज़ हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। और सबसे अंतिम सब्जेक्ट के तौर पर हम पर्यावरण अध्ययन को देख रहे हैं। इसमें क्या है, कुछ जैसे विषय वस्तु के तहत चैप्टर हैं, परिवार है, भोजन, आवास, हमारा परिवेश, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय, जल। फिर इसमें जो चीज़ें शामिल करी हैं, ये पर्यावरण अध्ययन नहीं, ये आपका पूरा समायोजन है काहे का, विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का और खुद पर्यावरण का। तो क्वेश्चन तो मतलब एक ये क्षेत्र जो है अगर सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र कहा जाए तो उसमें पर्यावरण का ही क्षेत्र आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है? उसमें नदियों से भी क्वेश्चन हो सकता है, महासागरों से भी हो सकता है, संविधान से भी हो सकता है, तो संविधान में न्यायपालिका से भी हो सकता है। पर्यावरण क्या है, उसके संरक्षण के क्या प्रयोग हुए हैं, संरक्षण में और कौन-सी योजनाएँ चल रही हैं, इस पर भी आपको जानना होगा। और एक कक्षा में आप पर्यावरण अध्ययन के तहत बच्चे को कितना सिखा सकते हैं, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में इन चीज़ों का भी बहुत ही महत्व है। तो विषय तो केवल यहाँ पर 5 ही हैं, लेकिन सबका अपना अहम योगदान है। सभी 30 क्वेश्चन लिए रहे हैं और 30 ही नंबर लिए हैं। अब आपको ये चाहिए कि हम इसमें से कितना गेन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं पास होने की रणनीति। ये तो था विषय वस्तु पर और कहाँ से कितना क्वेश्चन जैसे आ रहा है उस पर बात करें। पढ़ते समय एक ज़रूर बात याद रखें कि सिलेबस अपनी आँखों के सामने रखें। आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो सिलेबस का प्रिंट आउट अपने समक्ष ज़रूर रखें और उस पर टिक करते रहें कि हमने ये पढ़ लिया और हमारा कहाँ से छूट रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसी को हम 20 बार पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन आया पता चला 1। और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने को है और बहुत सारा सिलेबस के तहत चीज़ें हैं उनको हम नहीं पढ़ते हैं। अच्छी लगे उनको भी पढ़ो, जो ना अच्छी लगे उनको पढ़ने के साथ में कई बार और पढ़ो, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएँगे। अब पास होने की रणनीति क्या है, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं एक स्वयं शिक्षक हूँ, तो आपको बताऊँगा कि हमने कैसे क्या किया। हमारा फ़ोकस ये था कि मान लीजिए जैसे बाल मनोविज्ञान है, ठीक है? 30 क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं हमें 30 नहीं आते हैं और 30 हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन लगभग में हम 20 क्वेश्चन को
को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। भाषा में पहली भाषा हिंदी। हिंदी इसको हम तो ये सोचते थे कि 25 से 30 नंबर बन ही जाए, मतलब 25-30 का क्वेश्चन, मतलब 30 का पूरा पेपर है हिंदी का, 30 क्वेश्चन का, तो इसमें से 25 से 30 के बीच में आने ही चाहिए। अपनी भाषा में जो व्यक्ति कमज़ोर हो गया, वो समझ लेना फिर काफ़ी बच्चों से पिछड़ जाएगा। मान लीजिए हमारी इंग्लिश या संस्कृत थी कमज़ोर है, तो हम मान लेते हैं इसमें 15 से 20 के बीच में नंबर आएँगे। अब आते हैं गणित। इसमें हमारी यही कोशिश रहती थी 25 से 30 के बीच में, क्योंकि हम ग्रेजुएट हैं, बीएससी किया हुआ है और पीसी हमारा सब्जेक्ट रहा है, तो उम्मीद हमको ये थी कि हमने कहीं मेहनत करी है तो उसका परिणाम हमें ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद ईवीएस। ईवीएस की तैयारी बहुत आसान है। इसमें भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं और उतने ही नंबर ला सकते हैं। अब मोटा-मोटा ही बात करें कि सब में अगर 20 भी लाएँ तो कितना हो गया, 20 पंचे 100, पास। मान लीजिए 3 में 2 में 25-25 ले आए तो 50 हो गए। अब लाने कितने हैं, 40 लाने हैं। इसमें 90 क्वेश्चंस में क्या 40 नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो टेट पास करने का प्रमुख तरीका यही है कि आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। कितने? वैसे तो 3-4 हो जाए, जितना भी सब चलेगा, लेकिन आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड हो। वहाँ पर आप 25 से 30 के बीच अगर नंबर ला रहे हैं, तो आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका यूपी टेट का पेपर रुकेगा नहीं, एकदम क्लियर ही हो जाएगा। और हम अपनी बड़ी-बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमने अपने पर फॉलो किया है और काम किया है, तो नंबर आए भी हैं। ठीक है? तो कम से कम 2 सब्जेक्ट को आप पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। 3 पे हमने क्या कहा, 3 में क्वेश्चन बन रहा है 90, लाने कितने हैं 40, तो आपके 90 ऐसे ही आ जा रहे थे। आप 15, किसी में 15 ले आए, किसी 2 में 15 ले आए, 1 में 10 ही आए, तब भी 40 हो गया। इससे अगर आप कम में सोच रहे हैं, तो भैया आपकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर है और आप इस पेपर में बैठने से पहले ही आपने हार मान ली है, ऐसा हम समझ के चलते हैं। तो सफल होने का बस यही तरीका है कि जो सब्जेक्ट हैं 5, उसमें से कम 2 पर अच्छी कमांड और 3 पर एक मध्यम, जिसे कहते हैं। मध्यम का मतलब यहाँ पर जैसे 30 है, ठीक है? 30 का अगर मध्यम कहें तो माध्य बोलते हैं, तो 15 तो आ ही जाता है। अगर 30 में आधे भी कर ले रहे हैं और 3 में करें तो 15 तिया 45, तब भी आपके 95 नंबर हो गए। 2 में 25-25 ही लाए। इस तरीके से आप इस पेपर को आसानी से, जो पात्रता परीक्षा है शिक्षक की, उसे ज़रूर पास कर लेंगे। आप भी सोच रहे होंगे मास्टर चिल्लाता बहुत है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, इसका भी ज़रा पूछ लो कितना नंबर लाया है ये। तो आपको बता दें, हमारा यूपी टीईटी में कितना नंबर था, 121। और मैं आपको अपना परिचय तो दे ही चुका हूँ। मैं बेसिक शिक्षा परिषद में 5.5 साल से सेवारत हूँ। तो हम जो भी बात कहेंगे तथ्य पर कहेंगे और उसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा होगा। हाँ, जब इस परीक्षा में हम भी बैठे तो कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जो साधारण से क्वेश्चन थे, वो गलत हो गए। तो 100 सवा 100 नंबर लाना इतना आसान नहीं होता है। हम लोग आपको कितना गिना रहे हैं, 90-95 का खेल करा रहे हैं। आप उसका देख लीजिए हमारे कितने आए थे। हम ये नहीं कहते हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन यही था कि हमें ईवीएस, हमें गणित, हमें हिंदी और बाल मनोविज्ञान में अच्छी पकड़ हो गई थी। ईवीएस, संस्कृत, मतलब इंग्लिश और मैथ में थोड़ा लोचा था, तो वहाँ से कुछ नंबर कम हुए, लेकिन अन्य 4 सब्जेक्टों में हमने कोशिश की जितना अधिक से अधिक हो सके, और जो कुछ क्वेश्चन गलत हुए वो बहुत ही सरल गलत हुए थे, जिससे टारगेट तो और भी कुछ ज़्यादा था, लेकिन फाइनल हमारा 121 आया। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जो रणनीति है उस पर काम करेंगे और यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम को आसानी से क्वालीफाई करेंगे। धन्यवाद।